गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल संजीवनी मैथ एंड साइंस क्लास में। मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज हम प्रकाश चैप्टर के दूसरे दिन प्रकाश चैप्टर में दूसरा क्लास आज हम लेंगे। इसमें आज की क्लास में हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझाएंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु की सतह से टकराती है, पुनः उसी माध्यम में लौटती है जिस माध्यम से वो आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। बात समझ में आई? नहीं, एक बार और पुनः हम करते हैं तो बताते हैं। जो प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु के सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटती है जिस माध्यम से आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आई गई? अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन के लिए हम एक फिगर से लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन एक समतल धरातल हम कह लें इसको। इस धरातल पे प्रकाश की किरण आ रही है। ये किरण आने वाली किरण हुई और इस सतह से टकराकर लौटती है। इस किरण को लौटने वाली किरण अर्थात परावर्तित किरण। ये आपतित किरण हो गए। आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज है वो समझने वाली है, वो समझिए। अब देखिए, यहाँ पर हो सकता है आपको कह दे आपतित किरण किसे कहते हैं, मतलब आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब इसको स्टैंडर्ड कैसे बनाते हैं? किसी प्रकाश के बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण को, प्रकाश के बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और लौटने वाली किरण जिस बिंदु से चलती है और आने वाली किरण जिस बिंदु पर गिरती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इसका नाम अभिलंब हो गया। अब देखिए, इस लंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के साथ एक एंगल बन जाती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ एक एंगल बन जाती है। इस एंगल का नाम हो जाता है आई, और आर हम रखते हैं। इस कोण का नाम है आपतन कोण, इस कोण का नाम है परावर्तन कोण। बात समझ में आ रही है? इस कोण आई जहां पर हम इंडिकेट कर रहे हैं, उस कोण का नाम हो गया आपतन कोण। आर जिस कोण को हम इंडिकेट कर रहे हैं, वो कोण हो गया परावर्तन कोण। ठीक है। अब देखिए, ये तीन चीज आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। प्रकाश की किरण, आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण, आपतन बिंदु से टकराकर लौटने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण, आपतित बिंदु पर डाले गए अभिलंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के साथ बनाए गए कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बनाए गए कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब इसमें देखिए, एक परावर्तन का नियम होता है। अब देखिए, ये एक चीज और फिर ध्यान से सुनिए। ये आपतित किरण जो हो रही, आपतित किरण जो है वो जब किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है, वो एक नियम का पालन करते हुए लौटती है।
ठीक है। आपतित किरण जब किसी अपारदर्शी वस्तु की सतह से टकराती है तो वो एक नियम का पालन करते हुए लौटती है। उस नियम को परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है। अब ये परावर्तन के नियम हुए दो प्रकार के। परावर्तन के नियम दो प्रकार के। परावर्तन के नियम कितने हैं, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है। परावर्तन के नियम कितने होते हैं, परावर्तन का नियम कितना है, दो। परावर्तन का नियम कितना है, दो। ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं परावर्तन के नियम दो प्रकार के होते हैं। पहला नियम क्या है वो देखिए। पहला नियम क्या है, जो कोण I बराबर कोण R, और दूसरा फिर बताते हैं। एक पहला बता रहा है कोण I बराबर कोण R, दूसरा क्या है, आपतित किरण। दूसरा क्या है, आपतित किरण। देखिए यहां से ही समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ये किरण कौन हो गया, आपतित किरण। ये किरण कौन सा है, परावर्तित किरण। और ये क्या है, अभिलंब। ये हो गया अभिलंब, ये हुआ आपतित किरण, और ये हो गया परावर्तित किरण। ये तीनों एक ही समतल में है। ठीक है। क्या कहता है, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक समतल में होते हैं। ठीक है। क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक समतल में होते हैं। ठीक है। पहला है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है। पहला नियम क्या है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। मतलब जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, वो कैसे, वो ध्यान से सुने। कहेगा आपतन कोण के किस मान के लिए परावर्तन कोण का मान 30 डिग्री है। क्या कहेगा, आपतन कोण के किस मान के लिए परावर्तन कोण का मान 30 डिग्री है। मतलब कहता है कोण R बराबर 30 डिग्री। ठीक है। तो हम पहले आपको बता चुके हैं, जो कोण पहले नियम में कोण I बराबर कोण R, हम ये आपको बता चुके हैं। अब तो आप ध्यान से यहां से देखिए, R का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। यहाँ 30 डिग्री, तो R का मान अगर हम 30 डिग्री, तो कोण I बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। मतलब जो R का मान यदि 30 डिग्री है तो I का मान भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई। तो कोण I का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। कोण R का मान और कोण I का मान हमेशा आपस में बराबर रहेगी। अब यहां से देखते हैं डायरेक्ट, अब यहां से समझते हैं। अगर ये 5 डिग्री है तो ये भी 5 डिग्री होगा, ये 10 डिग्री है तो ये 10 डिग्री होगा, ये 15 डिग्री होंगे तो ये 15 डिग्री होंगे, ये 20 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, 20 डिग्री। ये 22, 22.5 डिग्री होंगे, ये भी 22.5 डिग्री की होगी, और ये 90 डिग्री होंगे तो ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। आपतन कोण का मान यदि 90 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आपतन कोण का मान यदि 90 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और अब अगर कोई प्रकाश की किरण 90 डिग्री पर आ रही हो, अर्थात ये समतल सतह के ठीक अभिलंब पे अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो इसी मार्ग से लौट जाती है। मतलब जब किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो जिस मार्ग से वो आती है प्रकाश की किरण, पुनः उसी मार्ग से लौट जाती है। यहां से यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए, अब यहाँ के प्रकाश के परावर्तन जो होते हैं, इतना नियम तो आप लोग को बता दिए हैं। अब प्रकाश का परावर्तन जो होता है, परावर्तन की घटना जो होती है वो अलग अलग होती है। इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन जो होते हैं एक नियम पे रिटर्न होती है, बट जब प्रकाश की परावर्तन प्रकाश की किरण जो परावर्तित होती है वो समतल सतह पर निर्भर करती है। ठीक है। अगर रुखी सतह होती है तो अनियमित प्रकाश का परावर्तन होती है, और जब समतल सतह होती है तो नियमित प्रकाश का परावर्तन होती है। वो कैसे, वो समझते हैं। अब ये देखिए, ये एक तरह से समतल है। ये क्या है, समतल है। ये समतल है तो प्रकाश की किरण एक नियमित रूप से परावर्तित होगी।
देख रहे हैं, ये नियमित रूप से प्रकाश परावर्तित होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं नियमित प्रकाश का परावर्तन। नियमित अब एक और है, वो जब इस तरह से अगर कोई सतह हो, ठीक है, इस तरह से यदि कोई सतह हो तब ये इस तरह से हो जाएगी, प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, यहां से हो सकता है ऐसे चली जाएगी, हो सकता है ऐसे चली जाएगी, हो सकता है ऐसे चली जाएगी, तो और नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन होती चली जाएगी। तो मतलब ये हो गया अनियमित। अनियमित प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन भी दो प्रकार के होंगे, एक नियमित प्रकाश का परावर्तन, दूसरा हो गया अनियमित प्रकाश का परावर्तन। अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहाँ होता है? जब परावर्तक सतह रूखरी होती है या वक्र रेखीय होती है, एक तरह से वक्र में मतलब टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो वो क्या हो जाती है, वो क्या होती है, जो अनियमित प्रकाश का परावर्तन करती है। लेकिन जब समतल सतह होती है तो प्रकाश का परावर्तन नियमित रूप से होती है, इसलिए इसका नियमित प्रकाश का परावर्तन की घटना कहते हैं। एक बार और हम चर्चा कर लेते हैं, पुनः एक बार रिपीट करते हैं जो पीछे हम पढ़े हैं। जो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटती है जिस माध्यम से वो आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन के नियम दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम दो प्रकार के होते हैं। इसका मतलब है प्रकाश की किरण जो रिटर्न होती है, लौटती है, एक नियम का पालन करते हुए लौटती है, इसीलिए प्रकाश का परावर्तन का नियम है। ठीक है, अब ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। आपतन कोण का मान, जिसको नहीं पता हो वो लिख के जाइएगा, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। एज या हम इस तरह बोलते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई इसको इंडिकेट करते हैं जो आपतन कोण है, और कोण आर उसको इंडिकेट करते हैं जो परावर्तन कोण है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक समतल में होते हैं। यहां तक समझ में आ गई होगी। अब देखिए परावर्तन की घटना जो होती है वो दो प्रकार से होती है, एक नियमित प्रकाश का परावर्तन, दूसरा अनियमित प्रकाश का परावर्तन। नियमित प्रकाश का परावर्तन कहाँ होती है? नियमित प्रकाश का परावर्तन से एक समतल सतह पर होती है, बट अनियमित प्रकाश का परावर्तन असमतल सतह पर होती है, जहां समतल सतह नहीं होती है, रूखरी सतह होती है, टेढ़ी मेढ़ी सतह होती है। टेढ़ी मेढ़ी प्रकाश का परावर्तक सतह होती है, वहां पे क्या होती है, जो अनियमित रूप से करती है। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं। प्रतिबिंब क्या होती है? किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद बिंदु पर संसृत होती है या उस बिंदु पर अपसृत होती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए किसी बिंदु पर से वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटान करती है, कटान करती हुई मालूम पड़ती है, मिलती हुई मालूम पड़ती है। ध्यान से सुने, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं?
दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक, दूसरा होता है काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब कह लें या आभासी भी इसको बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। दो प्रकार के होते हैं, एक देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम है आभासी प्रतिबिंब। मतलब ये हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, आभास होता है हम यहाँ पर प्रतिबिंब बन रही है या यहाँ पर किसी वस्तु का प्रकाश बिंदु काट रही है। तो अब देखिए यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या देते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनती है, आभासी प्रतिबिंब आभासी कटान से बनती है या काल्पनिक कटान से बनती है। ठीक है, अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष हमेशा सीधा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब किसी भी पर्दा पर उतारा जा सकता है, परंतु काल्पनिक प्रतिबिंब को उतार सकते हैं नहीं। ये हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, वो क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। बात समझ आ रही है? चलिए आगे हम देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। अब हम लोग का टॉपिक खत्म हो चुका है। तो आप देखते हैं एक समतल दर्पण के द्वारा बहुत प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है समतल दर्पण के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। अब देखिए समतल दर्पण प्रतिबिंब जो बनाते हैं उसका विशेषता क्या होता है। समतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और हम आपको अभी बताए हैं जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। और समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है। समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के आकार का होता है। जितनी बड़ी वस्तु होती है उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब होती है, जितनी मोटी वस्तु होती है उतनी ही मोटी प्रतिबिंब होती है। मतलब वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण, और समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब पार्श्व विपरिवर्तन होता है। मतलब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व विपरिवर्तन की घटना करके बनाया जाता है। अब ये पार्श्व विपरिवर्तन क्या होता है, जो कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष से 180 डिग्री घूम जाता है। उदग्र अक्ष मतलब लंबवत। अब जैसे मान लीजिए कोई प्रतिबिंब इस तरह से है, ये अगर इस तरह से 180 डिग्री, मतलब कि जो किसी भी वस्तु का, मतलब यहां समझ जाइए, जो हमारा अगर यहाँ दायां है, ये अगर दायां हाथ है और ये बायां है, ठीक है, ये बायां है, तो क्या होगा, जो जब ये समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। क्लियर है? मतलब यही कहता है जो उदग्र अक्ष, लंबा उदग्र अक्ष पे 180 डिग्री पे प्रतिबिंब घूम जाता है, ये पार्श्व विपरिवर्तन कहलाता है। यही दर्शाता है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। आप लोग गौर से देखिएगा, जो हम लोग जो चेहरा देखते हैं समतल दर्पण में, उसमें बायां गाल दर्पण में दायां दिखाता है और दायां गाल दर्पण में बायां दिखाता है। ये आप लोग अनुभव करके गौर से देखिएगा। ठीक है, आगे अब चलते हैं। अब आता है विपरिवर्तन और पार्श्व विपरिवर्तन। विपरिवर्तन क्या होता है, देखिए, जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने रखा जाता है, यदि दर्पण के द्वारा क्षैतिज अक्ष पे इस तरह ये अक्ष पे
क्षैतिज अक्ष पे 180 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, कितना डिग्री? 180 डिग्री। ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब 180 डिग्री घुमा दिया जाता है, क्षैतिज अक्ष पे 180 डिग्री घुमा दिया जाता है, तो उसका प्रतिबिंब B के समान बदल जाता है, अर्थात नीचे का भाग ऊपर और ऊपर का भाग नीचे दिखाई देने लगता है। इस घटना को B परिवर्तन बोलते हैं। अब ठीक इसी प्रकार पार्श्व B परिवर्तन वो क्या होती है वो देखें। इसको इस तरह का जो कोई वस्तु है जब अपने उदग्र अक्ष पे 180 डिग्री घूम जाता है, उदग्र अक्ष पे जब 180 डिग्री घूम जाता है, इस तरह से घूम के 180 डिग्री आ जाता है, ये कहलाता है पार्श्व परिवर्तन। यही घटना समतल दर्पण के द्वारा होती है। जो प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण के सामने होती है या किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष पे 180 डिग्री घूम जाता है, बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देने लगता है, ये घटना पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। अब आप लोग को समझ में आ गया है बी परिवर्तन और पार्श्व परिवर्तन। अब ये चीज बी परिवर्तन क्या होता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष पे 180 डिग्री घूमता है, और पार्श्व परिवर्तन कब होता है? जब उदग्र अक्ष पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब 180 डिग्री घूमता है, वो पार्श्व परिवर्तन होता है। अगला है दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? देखिए, वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तित करती है। वह चिकनी व चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करती है, वो दर्पण कहलाती है। दर्पण किसे कहते हैं? वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करती है, उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, यहां पर हम लिखते हैं दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय, तीसरा होता है परवलयिक। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। क्लियर है? तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण होता है, दूसरा गोलीय दर्पण होता है, तीसरा परवलयिक दर्पण होता है। तीनों का आकार, अब देखिए, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण, और उसके बाद 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं समतल दर्पण। जो समतल होती है, यहां से क्लियर हो जाता है। देखिए, ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो यहां समझ जाइए, समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक समान चिकना समतल होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण, वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। एक है परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, उसे हम परवलयिक दर्पण कहते हैं। ये परवलयिक दर्पण का परिभाषा एग्जामों में कितना बार, 10th के एग्जामों में बहुत बार पूछ चुका। परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं? परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं? तो परवलयिक दर्पण वह दर्पण है जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है। परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं? जो दर्पण पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, उसे हम परवलयिक दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह धसा होता है।
जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उभरा मतलब उठा हुआ। देखिए ये परावर्तक सतह है। अब परावर्तक सतह होता है जिधर चिकना है, जिधर चिकना है वही तो परावर्तक सतह है, रंगा नहीं है। अब चिकना किधर है? इधर है ना। ये देखिए इधर चिकना है, इसमें देखिए इसमें इधर चिकना है, इधर चिकना है, इधर चिकना है। चिकना की ओर क्या है? उठा हुआ है। तो कौन है? उत्तल दर्पण है। देखिए चिकना की तरह धंसा हुआ है, कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। क्लियर है? अब देखिए चिकना की सतह एक समान है, इसीलिए समतल दर्पण है। बात समझ में आ गई? ये गोलीय दर्पण इस तरह का बना होता है। इसको इस तरह हम रंग देते हैं, ठीक है। अब इसको बीच से काट देते हैं, एक उत्तल बन जाता है, दूसरा अवतल बन जाता है। बात समझ में आ गई? एक उत्तल बन जाता है, दूसरा क्या बन जाता है? अवतल बन जाता है। यही गोलीय दर्पण से। दर्पण का प्रकार आप लोग समझ गए हैं, दर्पण की परिभाषा समझ गए हैं। समतल दर्पण की परिभाषा आप जान गए हैं। समतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह एक समान होता है, समतल होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं होता है उसे हम परवलयिक दर्पण कहते हैं। बात समझ आ गई? अब देखते हैं अवतल दर्पण की परिभाषा। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। वो याद रहे आपको, ये धंसा होगा वो अवतल है, उभरा है वो उत्तल है। मतलब उठा हुआ है, चिकना भाग जिसका उठा है वही कौन होता है? उत्तल होता है। चिकना भाग जिसका धंसा होता है वही अवतल होता है। अब इन सभी चीज के बारे में, इसके बारे में तो आप लोग को थोड़ा सा जानकारी मिल ही गई है। समतल दर्पण हमेशा बनाती है काल्पनिक प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब, पार्श्विक भी परिवर्तन बनाता है। प्रतिबिंब हमेशा जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनती है। अपने आकार की वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है ये। ठीक है। ये सब आप इसके बारे में जान चुके हैं। अब इसके बारे में ज्यादा कुछ जाना नहीं है। परावलयिक दर्पण जो होता है एक पूर्णतः गोलीय नहीं होता, इसलिए परावलयिक दर्पण कहते हैं। अब इसके बारे में ज्यादातर अभी पढ़ेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण क्या है इसका परिभाषा हम आप लोग को दे चुके हैं। उत्तल दर्पण क्या है इसका परिभाषा हम आप लोग को दे चुके हैं। अब इसमें हम सबसे पहले अवतल दर्पण कहाँ होता है उपयोग, कुछ इसका उपयोग हम बता देते हैं आज। अवतल दर्पण का उपयोग जैसे दाढ़ी बनाते हैं नाई के द्वारा, नाई मतलब कि जो केस काटता है वो क्या कहते हैं, जो सैलून में रखता है वो लगा होता है जो दर्पण, वो अवतल दर्पण होता है। नाई के द्वारा दाढ़ी काटने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। डॉक्टरों के द्वारा चिकित्सा उपकरण में, जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं दांत को या नाक, इस सब को चेकअप करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। परंतु गाड़ी के साइड मिरर में, मतलब हम लोग जो देखते हैं दो आईना लगा होता है मोटरसाइकिल के साइड दोनों पीछे देखने के लिए, जो आईना लगा होता है, जो दर्पण लगा होता है, वो होता है क्या? वो होता है उत्तल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। और गलियों में स्ट्रीट लाइट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग हम आप लोग को आज बता चुके हैं। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में और उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ? और गलियों में लगे लाइट के परावर्तक सतह के रूप में होता है। धन्यवाद। आज का क्लास यहाँ तक रहता है। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।